नमस्कार। इंडिया डिबेट पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, कल 5 फरवरी है और आज 4। इंतजार लगभग खत्म होने वाली है। मेरी वकील साहब से बातचीत हुई है और वो पिछले 15 दिनों से 22 जनवरी के पहले से लगातार कल के दिन का इंतजार कर रहे हैं, सारी तैयारी कर रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि अदालत में जो दलील होगी और आपको क्या-क्या संभावना लग रही है। उन्होंने कहा कि अगर अदालत का सकारात्मक रवैया रहा, न्याय की तरफ अदालत ने थोड़ा-सा भी अपना मूड किया, तो ये मान करके चलिए कि जो प्रतीक्षित डिमांड है, वो प्रतीक्षित डिमांड पूरी तरह से पूरी हो जाएगी। और प्रतीक्षित डिमांड है क्या? पहले आज मैं वो आपको बता दूं। प्रतीक्षित डिमांड है कि दिशा सालियान केस में जिन जिन को आरोपी बनाया गया है, अभी तक आरोपी पुलिस ने किसी को बनाया ही नहीं है। पुलिस ने दिशा सालियान के केस को एक एक्सीडेंट का केस कह करके मुंबई पुलिस ने क्लोज कर दिया है। तो अब जो एसआईटी गठित हुई है 2022 दिसंबर में ही और फिर 2023 दिसंबर में हम लोगों के एप्लीकेशन की मूव करने के बाद जो एसआईटी के ऑफिसर की घोषणा हुई कि ये ऑफिसर एसआईटी की जांच करेंगे, उनका अब तक का क्या फाइंडिंग्स है और सरकार उनको कोई निर्देश जो सरकार ने दिया है उसमें एसआईटी का स्टेटस रिपोर्ट क्या है। दूसरी बात यह है कि मुंबई पुलिस को यह डिमांड किया गया था कि एक एफआईआर दर्ज किया जाए और अगर वो 14 दिन तक एफआईआर नहीं दर्ज करती है तो ये एक प्रकार से कोर्ट की अवमानना है। 14 दिन से अधिक तक आप किसी भी एक ऐसे डिमांड में जिसमें एफआईआर अवश्यंभावी है, एफआईआर दर्ज करना, वो मुंबई पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया है। तो मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया? एसआईटी से डिमांड थी कि एसआईटी एफआईआर दर्ज करे। एसआईटी ने एफआईआर दर्ज नहीं किया है। एसआईटी के ऑफिसर अंदर अंदर तो काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी जानकारी किसी को वो मुहैया नहीं करा रहे हैं। एसआईटी के कौन ऑफिसर हैं, क्या जो 3 ऑफिसर थे उसके अलावा कौन कौन ऑफिसर काम कर रहे हैं, इसके बारे में एक एक प्रकार से अंदर से तो जानकारी है, लेकिन पब्लिक डोमेन में एसआईटी क्या कर रही है इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है। तो एसआईटी क्या कर रही है? और तीसरी बात कि इंटरवेंशन जो फाइल किया है आदित्य ठाकरे ने, उस इंटरवेंशन पर कोर्ट का क्या रुख होता है? आदित्य ठाकरे का डिमांड क्या है? आदित्य ठाकरे का डिमांड है कि अगर कोर्ट कोई आदेश देती है तो आदेश देने के पहले उनकी बात को सुन लिया जाए। वो क्या क्या तर्क देंगे? तो वो ये तर्क देंगे कि हमें पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से हमें फंसाने की कोशिश हो रही है। मैं तो उस दिन उस घटना स्थल पर था ही नहीं। तो सवाल है, आदित्य ठाकरे का नाम आ क्यों रहा है? क्यों आ रहा है? किसी ऐसा तो है नहीं कि अकेले आदित्य ठाकरे युवा हैं किसी राजनीतिक पार्टी के जिनको फंसाने की बात होगी। आदित्य ठाकरे जैसे बड़े बड़े नामी बाप के बेटे हैं जिन सब का नाम भी लिया जा सकता है। ऐसे किसी राजनीतिक पार्टी के किसी नेता के किसी बेटे का नाम इसमें क्यों नहीं है? सिर्फ आदित्य ठाकरे का ही क्यों है? अगर आदित्य ठाकरे इस पूरे प्रकरण में कहीं है ही नहीं तो आदित्य ठाकरे का नाम इसमें लिया क्यों गया है? अब आदित्य ठाकरे इसके बचाव में ये दलील देंगे कि चूंकि मैं एक मंत्री था और मेरे पिता मुख्यमंत्री थे तो साजिशकर्ताओं ने मेरा नाम घसीटा है। क्यों भाई? आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? आप क्या इस तरह के व्यभिचार में कभी पकड़ाए हैं? क्या किसी पुलिस थाने में इस तरह का कोई आपके ऊपर आरोप इसके पहले लगा है जो आपको घसीटा जाएगा? आप एक सम्मानित मंत्री हैं और सम्मानित मुख्यमंत्री के पुत्र हैं। तो ऐसा तो है नहीं आज एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन हैं,
तो क्या उदयनिधि स्टालिन को कोई जाकर के इस आरोप में शामिल कर रहा है अनटिल अनलेस कि उसकी कहीं बू नहीं हो? कोई तो नहीं कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे बड़े बड़े बाप के बेटे बड़े बड़े उच्च पदों पर हैं, मौजूद हैं, रसूखदार हैं, किनका नाम इस तरह से लिया गया है? तो ये अपने बचाव में इनकी जो जितनी दलीलें होंगी, पूरे दावे के साथ कहता हूं कि अदालत में इनकी दलीलें टिकेंगी नहीं। इनके पास कोई आधार नहीं है। अब ये एक पहली बार जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, आपको याद होगा कि जिस दिन दिशा सालियान की मौत हुई है, उस दिन तो वो अपने नाना को देखने के लिए अस्पताल में हैं, या नाना की उनकी जो मृत्यु हो गई थी या जिनकी भी, उनको वो देखने के लिए अस्पताल में है। वो कॉल डिटेल से पता चल गया है, कॉल डिटेल एसआईटी के पास मौजूद है। जिस कॉल डिटेल की चर्चा नीतीश राणे कर रहे थे और जिस की कॉल डिटेल की चर्चा हमारे वकील महोदय ने सबने किया है, उस कॉल डिटेल का पूरा जिक्र है। तो जो अभी जो वकील साहब की तैयारी चल रही है, वो इंटरनल इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स उनको निश्चित रूप से अब उनको ये ब्रीफ कर रहे हैं, व वो जानकारी मुहैया करा रहे हैं। कहीं ना कहीं से वो जानकारी लेने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि एग्जैक्ट जो एविडेंस है वो आदित्य ठाकरे के खिलाफ वो पेश कर सकें। और आज की रात बेहद महत्वपूर्ण है। आदित्य ठाकरे और क्या क्या दलील दे सकते हैं? पहली बात तो ये कि मैं वहां पर मौजूद नहीं था। दूसरी बात ये कि हमारे खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से केस बनाया गया है। ये पूरा केस ये फर्जी केस है और इसके लिए वो विटनेस गुजारने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा कि उस वक्त के होम मिनिस्टर थे अनिल देशमुख साहब। अनिल देशमुख भी ऑफिशियली ये बयान दे चुके हैं कि ये जो देवेंद्र फडणवीस हैं, उनके किसी व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया था और हाल हाल तक वो ये दावा कर रहे थे कि तुम आदित्य ठाकरे को इस केस में इंप्लीकेट कर दो और ये कह दो, बयान दे दो कि दिशा सालियान के केस में बीइंग ए होम मिनिस्टर आपके ऊपर ये दबाव था कि इस केस में जो असली कल्प्रिट है उनके नाम को बाहर ना आने दिया जाए, इसकी पूरी कोशिश की जाए, इसकी पूरी कवायद की जाए। और इस सिलसिले में उनका इन्फ्लुएंस उस वक्त के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर था। अब ये सारी बातें उन्होंने, अनिल देशमुख ने चुनाव के पहले किया था, चुनावी फायदे के लिए किया था। लेकिन अब अनिल देशमुख उद्धव ठाकरे की रास्ते बिल्कुल अलग है। हालांकि कहा जाता है कि उन दोनों के बीच में दोस्ताना रिश्ते हैं, लेकिन ये दोस्ताना रिश्ते कितने मजबूत हैं कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी सरकार में अजित पवार डिप्टी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो हो सकता है, और चूंकि शरद पवार की पार्टी एक प्रकार से खत्म हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है महाराष्ट्र में, तो शरद पवार के साथ खड़े रहने में या उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहने में अनिल देशमुख को नुकसान ही नुकसान है। तो अनिल देशमुख ये हो सकता है कि बाहर आकर के कोई इस तरह का बयान ना दे, लेकिन अगर कहीं ये बात चर्चा चल रही है तो अपने आप को वो साइलेंट भी कर लेंगे और वो ये भी कह सकते हैं कि उस वक्त का जो बयान था वो पता नहीं मैं किसके दबाव में दे गया था। अब अनिल देशमुख भी इस पर चुप्पी साध सकते हैं। अब सबसे मजबूत कड़ी है इसमें परमबीर सिंह। परमबीर सिंह ने जो एंटीला केस हुआ था उसमें साफ साफ परमबीर सिंह ने कहा था कि मेरे ऊपर दबाव बनाया गया इस 100 करोड़ की उगाही का, और इसलिए इन्होंने मुझे भी बाईपास कर दिया। मेरी इसमें कोई दखल नहीं थी कि सचिन वाजे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। सचिन वाजे सीधे संपर्क में थे महाराष्ट्र के उस वक्त के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से और उस वक्त के मंत्री आदित्य ठाकरे से और शरद पवार से। परमबीर सिंह ये कई हलकों में ये चर्चा कर चुके हैं कि सचिन वाजे को अपॉइंट करने के लिए आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने तीनों ने मिलकर उनके ऊपर दबाव बनाया था और इसीलिए उन्होंने सचिन वाजे को अपॉइंट किया था दिल्ली पुलिस में दोबारा, जबकि वो एक टेंटेड पुलिस ऑफिसर रहा है। तो अब परमबीर सिंह की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अदालत में यह भी दलीलें दी जाएंगी कि परमबीर सिंह को तलाशा जाए, परमबीर सिंह की क्या भूमिका रही है, परमबीर सिंह को दोबारा मुंह खुलवाया जाए और परमबीर सिंह का स्टेटमेंट जरूर से जरूर एसआईटी को लेना पड़ेगा। और इसीलिए आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि परमबीर सिंह मिलने के लिए गए हैं रिया चक्रवर्ती के पास।
क्योंकि दिशा और सुशांत का मामला अलग नहीं है, ये तो लाखों बार हम लोग बता चुके हैं। तो दिशा का जैसे जैसे केस सॉल्व होता जाएगा, वैसे वैसे सुशांत का केस भी सॉल्व होता जाएगा। ऐसी परिस्थिति में परमबीर और रिया की जो मुलाकात थी, वो क्या कहानी कहती है? क्या परमबीर रिया को बचाना चाह रहे हैं, या परमबीर उनके साथ मिलकर के रिया से कोई राज उगलवाने के लिए, कोई विशेष राज उगलवाने के लिए परमबीर कोई मिशन पे थे और परमबीर वो राज लेकर के यहां कहीं ब्रीफ कर देंगे? ये सारी बातें अभी पर्दे के पीछे चल रही हैं, लेकिन आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, खास तौर से परमबीर सिंह पे। कल तक अगर परमबीर सिंह उधर थे और उनको लग रहा था कि अब ये मामला चूंकि पलट गया है और कोर्ट इसमें इंटरवीन कर चुकी है, सुनवाई कल होने वाली है, और परमबीर सिंह को लगेगा कि अगर कोर्ट का रवैया ऐसा हो गया और उन्होंने कोई ऐसा आदेश दे दिया जो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के पूरी तरह खिलाफ जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में परमबीर सिंह अपना पूरा पाला 360 बदल लेंगे। बस उनको यही खौफ है कि उनके जो कुकृत्य भविष्य इतिहास में रहे हैं वो कहीं बाहर ना आ जाए। बस इसका वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर वो अपने सारे कुकृत्य को छिपाने में, बचाने में कामयाब हो गए, क्योंकि देखिए अजित पवार को क्लीन चिट देने वाले यही ऑफिसर रहे हैं जो इरिगेशन स्कैम था उसमें एंटी विजिलेंस में एंटी करप्शन के ये प्रमुख थे परमबीर सिंह। अजित पवार को भी इन्होंने क्लियरेंस दिया हुआ है। और अजित पवार और उद्धव ठाकरे, अजित पवार से जब पूछा गया कि दिशा सालियान के केस में आदित्य ठाकरे की भूमिका को लेकर के, तो अजित पवार ने भी ढुलमुल जैसा जवाब दिया था, क्योंकि उस वक्त वो महाविकास अघाड़ी में थे। लेकिन अब तो उनकी लॉयल्टी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गई है और उनको ये मालूम है कि अब हमें उद्धव ठाकरे से क्या लेना देना, वो फिनिश हो चुके हैं। तो ये लोग, इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है और कभी भी ये दीन ईमान बदल सकता है अजित पवार का भी। अजित पवार भी कोई अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं, परमबीर सिंह तो निश्चित देंगे, क्योंकि परमबीर सिंह को अगर थोड़ी बहुत उम्मीद बची है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बची है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में उनके जो समधी हैं वो उनके लिए एक प्रकार से बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ उनका रिश्ता बना रहे। तो परमबीर सिंह का स्टेटमेंट भी इस पूरे दिशा और सुशांत के केस में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जैसे जैसे ये इंक्वायरी आगे बढ़ेगी और कोर्ट का आदेश आता है कि आदित्य ठाकरे की कस्टोडियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये पहला डिमांड है। एक तो मुंबई पुलिस को पहले फ्रेश एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, इस केस को फ्रेश तरीके से ओपन करना चाहिए। दूसरी बात, मलवानी पुलिस की पूरी भूमिका, उस वक्त मलवानी पुलिस स्टेशन में जितने लोग पदस्थापित थे, कांस्टेबल से लेकर के इंस्पेक्टर तक और सीनियर इंस्पेक्टर तक, एसीपी तक अगर वहां पर हैं तो उन तक, एसीपी, डीसीपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और जितने भी हैं अब मलवानी पुलिस स्टेशन के स्टाफ, सबको घेरे में लिया जाए, सबसे पूछताछ की जाए। और दिशा सालियान का जो सीन रिक्रिएशन का काम हो रहा था एसआईटी के तरफ से, और उसकी ब्रीफिंग उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले जुलाई में दी थी, वो सीन रिक्रिएशन कहां गया वो सीन रिक्रिएशन? मई के पहले उन्होंने कहा और फिर लोकसभा चुनाव के पहले कहा, दिसंबर जनवरी में ही उन्होंने कहा कि हम सीन रिक्रिएट करने जा रहे हैं। वो सीन रिक्रिएशन अपनी ही जगह पर पड़ा हुआ है, अभी तक उस दिशा में कोई गतिविधि सामने आई नहीं है। चुपके से अगर एसआईटी कर रही होगी तो होगी, क्योंकि एसआईटी के तरफ से जो मुझे जानकारी मिली थी कि एसआईटी अपना काम कर रही है और एसआईटी को यह मालूम था कि देवेंद्र उपाध्याय जो मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस हैं, उनका तबादला होने वाला है और वो बाहर जाने वाले हैं और नए जस्टिस आने वाले हैं। तो उस दौरान अगर उनकी इंक्वायरी भी होगी तो हो सकता है कि कोर्ट को मैनेज कर लिया है इन लोगों ने, और हो सकता है कि हमारी सुनवाई ठीक तरीके से नहीं हो सकता है कि एसआईटी इसका भी इंतजार कर रही होगी कि ऐसे कोई जज साहब आते हैं जो हमारी बात को कम से कम सुन सके। और अगर ऐसी स्थिति में माननीय आलोक आराधे जी का जो एंट्री हुआ है और जिस प्रकार से 22 जनवरी को 37 नंबर के ऊपर रहने के बाद उन्होंने सुनवाई की और 12 दिन के अंदर का उन्होंने डेट दे दिया, तो ये तो उनकी मंशा तो स्पष्ट है कि वो इस केस को पूरी तरह से सुनना चाहते हैं और इस केस का निपटारा भी करना चाहते हैं। इस केस को डिरेल करने के पक्ष में श्रीमान हमारे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे जी नहीं है। तो आदित्य ठाकरे, जितनी भी दलील आदित्य ठाकरे की होने वाली है, वो बहुत आगे बढ़कर के चलने वाली नहीं है। आदित्य ठाकरे को आप ये मान के चलिए, उनके दिन अब लदने वाले हैं,
क्योंकि कोई भी दलील उनके पक्ष में जाएगी नहीं अदालत में। वो कैसे साबित करेंगे? अगर उनका मोबाइल लोकेशन दिशा सालियान के फ्लैट पर या दिशा सालियान के अपार्टमेंट में या उसके आसपास मध्य रात्रि को या उस रात किसी भी वक्त पाया गया है, तो वो उसके घेरे में आ जाएंगे। जिसके बिना पर, मोबाइल लोकेशन के ही बिना पर नितेश राणे मजबूती से उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे और विधानसभा में आरोप लगा रहे थे। आपको याद होगा कि एक डिजिटल जो एविडेंस था, उन्होंने उस वक्त के विधानसभा के स्पीकर को सुपुर्द किया था, नार्लेकर को। तो ऐसी परिस्थिति में जो एविडेंस उनके पास है, अच्छा, जो नारकोटिक डिपार्टमेंट्स हैं, नारकोटिक डिपार्टमेंट्स ने ये पूरा डॉसियर उस वक्त तैयार किया था, क्योंकि उस वक्त समीर मानखेड़े बड़ी तेजी से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े चेहरे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के निशाने पर थे, जिसमें महेश भट्ट से लेकर के करण जौहर से लेकर के सलमान खान तक सारे लोग उनके निशाने पर थे। और उन्हीं के सारे के मोबाइल लोकेशन, उनके व्हाट्सएप चैट जो डिटेल निकले हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के डिटेल निकले हैं, रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के कन्वर्सेशन की भी बातें हो रही हैं, उसके भी चैट डिटेल्स हैं। तो ये सारे चैट डिटेल्स को ये लोग अब किसी भी सूरत में, अगर ये लोग सोच रहे हैं कि उसको हम पानी में या समंदर में गिरा देंगे, तो वो गिरने वाला नहीं है। सवाल है सबसे बड़ा कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार देवेंद्र फडणवीस इस पूरे प्रकरण में खुद को कहां खड़ा करती है। यह सरकार चाहती क्या है? क्या यह सरकार चाहती है कि यह इन्वेस्टिगेशन ठीक से चले, या सिर्फ यह सरकार कोर्ट का इंतजार कर रही है? कोर्ट जो आदेश देगी उसके हिसाब से सरकार चलेगी। हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस अपनी खाल बचाना चाहते हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस सामने से ये आकर के नहीं कहने की स्थिति में हो कि हमने किसी को गिरफ्तार किया है। कोर्ट के ही आदेश पर सारी बातें हो रही हैं और कोर्ट के आदेश को एजेंसी अपना उस पर रिप्लाई कर रही है। पुलिस रिप्लाई कर रही है, एसआईटी रिप्लाई कर रही है, या सीबीआई रिप्लाई कर रही है, या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट रिप्लाई कर रही है। महाराष्ट्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र सरकार अगर डिप्लोमेटिकली ये स्टैंड अपना तैयार करती है, और अगर इनको ये स्टैंड तैयार करने के लिए अपने आला कमान के भी तरफ से निर्देश है, तो समझिए कि ये पॉलिटिकल बहुत ही शानदार स्ट्रोक होगा। क्योंकि पब्लिक में हम कोई वेंडेटा के साथ पॉलिटिक्स करें और हम वेंडेटा पॉलिटिक्स में यकीन करते हैं, ये संदेश देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी तीनों पब्लिक को नहीं देंगे। ये आप मान के चलिए। इसीलिए ये स्वीकार कर लेते हैं कि मेरी आलोचना हो रही है कि न्याय नहीं मिल रहा है दिशा सुशांत को, तो ये आलोचना तो हम सह लेंगे, लेकिन हम ये संदेश नहीं जाने दे सकते हैं कि मैं कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से किसी को किसी केस में फंसाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि है नहीं। हम किसी को फंसा नहीं रहे हैं, बल्कि लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप बचा रहे हैं, आप लगातार पिछले 5 वर्ष से बचा रहे हैं गुनहगार को। यह आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि उनके ऊपर कहीं से भी कोई ये आरोप न लगाएं कि हम पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसका तरीका क्या हो सकता है? इसका तरीका एक ही हो सकता है कि कोर्ट के आदेश का तामील एजेंसी करे, और कोर्ट जो कहे वही एजेंसी करे। इस कैसे होगा भाई? तो ये बात आकर के पब्लिक डोमेन में देवेंद्र फडणवीस से अगर कोई पत्रकार महोदय ये पूछेंगे कि आप राजनीतिक प्रतिद्वंदिता निकाल रहे हैं उद्धव ठाकरे से, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने आपको कहा था कि हम रहेंगे या तुम रहोगे महाराष्ट्र में, तो ये बात आपने गांठ बांध ली और अब उद्धव ठाकरे को इंप्लीकेट कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने सारे आधार तैयार कर लिए। देवेंद्र फडणवीस के मन में जरा भी यह शंका नहीं है कि हम राजनीतिक रूप से बदनाम हों और लोग हमें बदनाम करें कि हम राजनीतिक प्रतिद्वंदिता निकाल रहे हैं। बिल्कुल मैं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं निकाल रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि अदालत न्याय करे, और अदालत के आदेश पर एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक देवेंद्र फडणवीस की तरफ से आ सकता है।
इसीलिए एसआईटी क्या कर रही है चुपके से, अगर अदालत ने कहा कि आप स्टेटस रिपोर्ट दीजिए, तो हो सकता है कि अदालत के पास स्टेटस रिपोर्ट पहुंच भी जाए और हमें और आपको पता भी ना लगे। तो ऐसा काम बहुत बहुत ही चतुराई से हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि पब्लिक पोस्चरिंग तो वो फोटो खिंचाने के साथ दे रहे हैं कि आदित्य ठाकरे के साथ बुके ले रहे हैं, उद्धव ठाकरे के साथ बुके ले रहे हैं, उनके बीच में कोई बिटरनेस नहीं है, कोई वैमनस्यता नहीं है, कोई विद्वेष नहीं है, ऐसा वो पब्लिक पोस्चरिंग कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। लेकिन अंदर अंदर एसआईटी अपना काम कर रही है, इसकी पुख्ता जानकारी क्यूआई नेटवर्क को है कि अंदर अंदर एसआईटी पुख्ता काम कर रही है। तभी तो 22 जनवरी का डेट आया, तभी तो ये 5 फरवरी का डेट आया। तो ये रूट लिया जाएगा साहब कि ये अदालत के आदेश पर सारी कार्रवाई हो रही है। हम ये ठीकरा अपने सर पे नहीं फोड़ेंगे, अपने सर पर हम ये बदनामी नहीं लेंगे कि हम पॉलिटिकल वेंडेटा के साथ काम कर रहे हैं। हम पॉलिटिकल वेंडेटा के साथ कोई काम नहीं कर रहे हैं। न्याय अपना काम कर रही है, अदालत अपना काम कर रही है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, और हम इसमें कोई पार्टी बनने वाले नहीं है। इंटरव्यू का आपको याद होगा, जब देवेंद्र फडणवीस को कहा तो उन्होंने कहा कि हम इस जांच में ना तो बाधा बनेंगे और ना ही हम इसको भटकाएंगे। कोई जांच में हम कुछ भी नहीं करेंगे, एजेंसी अपना काम करेगी और अपने समय से करेगी जिस जब करना होगा। तो साहब अब तो बीएमसी चुनाव आने वाला है और बीएमसी चुनाव के पहले ये 5 फरवरी कल आने वाला है। तो अदालत का आदेश आ सकता है। एक, मलवानी पुलिस स्टेशन को घेरे में लिया जाए। दो, मुंबई पुलिस को अदालत आदेश दे कि फ्रेश एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए। तीन, कि अगर ये कस्टोडियल इंक्वायरी की बात हो रही है तो आप आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार कर सकते हैं या आदित्य ठाकरे से पूछताछ कर सकते हैं अगर ये आरोप लगा है। अभी तक आपने पूछताछ क्यों नहीं किया है, ये भी हो सकता है। और अगर एविडेंस पुख्ता वकील महोदय ने पेश कर दिया तो अदालत का बिना विलंब यह आदेश आ सकता है कि इस सबूत में हमें दम लग रहा है और इसलिए कस्टोडियल इंक्वायरी इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है, इसलिए कस्टोडियल इंक्वायरी किया जाए। तो खाली आदित्य ठाकरे नहीं, सूरज पंचोली भी गिरफ्तार होंगे और डिनो मौर्या भी गिरफ्तार होंगे, वो रोहन रॉय जो फियांसे हैं वो भी गिरफ्तार होंगे। तो पहली सुनवाई दिशा सालियान के मुद्दे पर बहुत गंभीरता से कल होने वाली है। तो आदित्य ठाकरे, डिनो मौर्या, सूरज पंचोली, रोहन रॉय, ये सब गिरफ्तारी के घेरे में आएंगे और अदालत ये आदेश दे सकती है कि जल्द से जल्द आप एफआईआर लॉन्च करें और इंक्वायरी शुरू करें, इंक्वायरी का स्टेटस रिपोर्ट दें, जल्द से जल्द सबमिट करें। और अगर वहां पर सीबीआई के भी पक्षकार वहां मौजूद रहे तो हो सकता है कि सीबीआई को यह आदेश दे कि साहब अगर आप सुशांत सिंह राजपूत का इंक्वायरी कर रहे हैं तो अभी तक स्टेटस रिपोर्ट कहां है ये भी बताइए। क्योंकि साथ ही साथ वकील महोदय खाली दिशा सालियान का केस नहीं है, दिशा और सुशांत का क्लब केस है। ये जो पीआईएल है ये दोनों एक साथ जुड़ा हुआ क्लब किया हुआ केस है दिशा और सुशांत का। तो दिशा और सुशांत का क्लब है, अलग अलग केस नहीं है। तो इस पीआईएल में वकील महोदय ये भी चर्चा करेंगे कि माननीय अदालत से अपील करेंगे कि एक तरफ तो मुंबई पुलिस को आप आदेश दें, एसआईटी को आदेश दें, सरकार को आदेश दें, और दूसरी तरफ सीबीआई को आदेश दें। क्योंकि सीबीआई ने अभी तक जो शुरुआत में जो पूछताछ की थी वो की थी। आज की स्थिति यह है कि सीबीआई ने एक बार विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में भी आकर के विरोध किया, लेकिन उनके जो मेन अक्यूज्ड में से एक है रिया चक्रवर्ती, उनका जो लुकआउट नोटिस है वो भी क्वैश हो चुका है। वहां जो मेन अक्यूज्ड है सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरंडा, इन सबको सीबीआई दोबारा अरेस्ट करे। वहां भी कस्टोडियल इंक्वायरी की मांग होगी और रिया चक्रवर्ती के भी कस्टोडियल इंक्वायरी की मांग होगी। ये मांग पर अगर अदालत ने कहा कि हां सीबीआई अपना स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे और रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरंडा, इन सबकी गिरफ्तारी हो और वो संदीप सिंह की भी गिरफ्तारी हो। संदीप सिंह अदालत में इस बार देखिए, चूंकि इसके पहले जितने वकील पेश हो रहे थे वो केस की गंभीरता और इसके जो एंगल्स हैं उसको नहीं समझ पा रहे थे। इस बार जो वकील साहब पेश होने वाले हैं ना, पिछली बार वो जो जूनियर वकील भी थे और इस बार सीनियर वकील भी रहेंगे कल, तो इस बार सारे एंगल को, बिहार पुलिस के इंक्वायरी को भी लाया जाएगा कि क्यों बिहार पुलिस के आईपीएस ऑफिसर को इन्होंने नजरबंद किया, क्वारंटीन कर दिया था। ये सारी बातें आएंगी प्रकाश में,
क्यों संदीप सिंह जो 1 साल से संपर्क में नहीं था, वो कैसे आ गया सीन में? क्यों सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत के शव को नीचे उतारा बिना पुलिस के प्रेजेंस के? इतने बड़े स्टार ने सुसाइड कर लिया है और उसके लिए सिद्धार्थ पिठानी के लिए मामूली घटना लगी और वो अकेले शव को जो है ऊपर से नीचे उतार लिया। इतने बड़े स्टार की घटना है। तो ये सारी दलीलें ऐसी दलीलें हैं जिस पर अदालत की आंख और कान और नाक और दिमाग सब खुल जाएगा। ये अभी तक बात क्या हो रही थी कि कोई दलील देने वाला नहीं था, अब तो दलीलों की झड़ी लगने वाली है। और ऐसी स्थिति में दुनिया की कोई शक्ति इन गुनहगारों को नहीं बचा सकती, क्योंकि देश का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि सुशांत और दिशा के साथ हुआ क्या और इसमें किन किन लोगों की भूमिका थी। कैसे कहा गया वेल डन माय गर्ल, ये किसने कहा? और इसके बाद झड़ी लगने लगी ट्वीट की और उधर चैट शुरू हो गया आदित्य ठाकरे के साथ रिया चक्रवर्ती का। बड़ी मजबूती से पावर गैलरी में यह चर्चा है कि रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के बीच में भी रिश्ते रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, पनवेल के फार्म हाउस की भी चर्चा होगी, एकता कपूर के की पार्टी की भी चर्चा होगी, सबकी चर्चा होने वाली है। और इसके अलावा जो 13-14 मौतें हुई हैं लगातार दिशा और सुशांत से संपर्क रखने वाले लड़के लड़कियों की, उसमें 13-14 लोगों की मौत हुई है, किसी का रोड एक्सीडेंट में, किसी का किसी तरीके से, इन सब की चर्चा होगी। तो ये केस तो नजीर पेश करेगा और जिस प्रकार से क्यूबाइब नेटवर्क इस केस को फॉलो कर रहा है और अदालत में अपने वकीलों के साथ लड़ाई लड़ रहा है, देश का कोई ना तो मीडिया लड़ रहा है, ना कोई व्यक्ति लड़ रहा है और कोई खड़ा नहीं हुआ। परिवार तक अब दूर है, परिवार तो खैर असहाय है, मैं उनसे क्या गुजारिश करूंगा, लेकिन परिवार को सामने आना चाहिए था, सुशांत के परिवार को। दिशा के परिवार में तो कोई है ही नहीं, एक बूढ़े माँ बाप हैं और वो भी पैरालाइज्ड हैं, उनकी कौन सुनेगा? तो ये केस जो कल जिसकी सुनवाई होने वाली है मित्रों, वो इस देश का नजीर पेश करने वाला है और हमें पूरा यकीन है कि कल हमारे मिलॉर्ड आलोक आराधे जी इस केस में जरूर दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे और सिंपैथेटिकली जो अन्याय हुआ है उसको एक्सपोज करेंगे। इसलिए मैं अपने सभी एसएसआर वॉरियर से, अपने सभी दर्शकों से यह अपील कर रहा हूं कि आज के इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइए जहां हमारे जज महोदय भी, वैसे वो देखते जरूर हैं हमारे शोज को, क्योंकि ये कैंपेन हम 1.5 साल से कर रहे हैं, तो ये जरूर वो देखते होंगे। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाइए, हाई कोर्ट तक पहुंचाइए, वकील बिरादरी तक पहुंचाइए, डॉक्टर्स बिरादरी तक पहुंचाइए, पुलिस बिरादरी तक पहुंचाइए, नेताओं की बिरादरी तक पहुंचाइए। जहां तक संभव हो सके मैं आपसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि इस वीडियो को बढ़ाइए, उन तक पहुंचाइए। कल की लड़ाई बहुत मजबूत लड़ाई है और इस लड़ाई में आपका साथ बेहद जरूरी है। और जिस प्रकार से एसएसआर वॉरियर ने लगातार पिछले 5 साल में अपनी लड़ाई को मुखर रखा है, आज मैं फिर अपील कर रहा हूं कि आज के इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा करके पूरे देश में एक वातावरण तैयार कीजिए कि न्याय दिशा और सुशांत को मिलना चाहिए। हम अब लड़ाई के आखिरी पायदान पर पहुंच रहे हैं। कल की सुनवाई महत्वपूर्ण है और उसके बाद भी डेट्स लगेंगे, इसलिए इस सुनवाई को उस दिशा में मोड़ने की पूरी कोशिश करना है जहां न्याय मिल जाए, न्याय का दरवाजा खुल जाए, न्याय की आस जग जाए। आस तो जग गई है, बस थोड़ा और मेहनत करना है। ये लड़ाई हम कोई शो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मुझे शो करना है, ये लड़ाई हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं और इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और माननीय अदालत तक तो जरूर पहुंचाइए। और मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं आदरणीय हमारे मिलॉर्ड से, आलोक आराधे जी से, कि आप कल जरूर सुनेंगे हम लोगों की आवाज और इस पूरे देश की मांग, वो देश के करोड़ों 140 करोड़ समझिए आपकी तरफ देख रहे हैं माननीय आलोक आराधे जी। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि कल आप न्याय करेंगे, ऐसी पूरी आशा है। बेईमानों, गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, ये भी हमें पूरी आशा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।